वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी कुमार मिश्र के किस्सों ने बताया कि क्यों लोकप्रिय थे हर्षू आडवाणी। एक विशेष मुलाकात में मुंबई के प्रथम सांध्य दैनिक निर्भय पथिक के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी कुमार मिश्र ने उदाहरण के साथ बताया, हर्षू आडवाणी कर्मयोगी, विधायक गुरु, चेंबूर के शिल्पकार और इन्हीं की तरह नामों से क्यों जाने जाते हैं। हर्षू आडवाणी के सामाजिक, राजनीतिक और निजी जीवन को काफी करीब से देख चुके वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी कुमार मिश्र ने उनके जीवन की कई अनकहे प्रसंग सामने रखे, जिससे पता चलता है कि हर्षू आडवाणी की लोकप्रियता का कारण क्या था। सबसे पहले हर्षू जी के बारे में कुछ कहना हो तो एक कहावत है कि सादा जीवन उच्च विचार। और मैंने देखा कि वो व्यक्ति बहुत ही पारदर्शी थे, सच्चे, और जिस काम को हाथ में लिया वो करते ही थे। और मेरा परिचय उनसे इमरजेंसी उस समय ख़त्म हुआ था और मैं चेंबूर नाका पे ही रहता था। तो देखा, एक केईएम हॉस्पिटल से मैं लौट रहा था, मेरे भाई साहब बीमार थे, केईएम में एडमिट थे और हम लोग आपातकाल के बहुत ही पीड़ित लोग थे। हमारे घर के दरवाजे, खिड़कियां सरकार निकाल के ले गई थी क्योंकि हम लोग छात्र आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो हम लोग मुंबई में थे यहाँ, और हमारे चाचा जी यहाँ पहले से ही थे 1952 से। तो मेरा आना शायद 76 या 77 के आसपास हुआ। हम लोग पेरोल पे छूट के मुंबई आया था मैं, क्योंकि हम लोग को मीसा लगाया गया था और मीसा का पहला विक्टिम मेरा छोटा भाई था पूरे हिंदुस्तान में। तो हम लोग एक पीड़ित व्यक्ति थे और वहाँ से आने के बाद मैं केईएम हॉस्पिटल से लौट रहा था और इमरजेंसी उसी दिन उठी थी और एक छोटा सा मोर्चा जिसमें हर्षू आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी, सुंदर कुमार रानी, शायद किशन छावरिया, ये सारे लोग आगे आगे चल रहे थे। तो मैं 8 लिमिटेड से उतर गया, उतर के उस भीड़ में घुसा तो आगे मुझे सबसे हर्षू आडवाणी मिले। मैं तब नहीं जानता था, मैं मुंबई के लिए भी नया था। तो मैंने परिचय दिया तो उन्होंने कहा कि आप मेरे ऑफिस में आइए। तो मैंने पूछा आपका ऑफिस कहाँ है, मैं तो नया हूँ। तो उन्होंने बताया सब। तो मैं वहाँ वो जो एक पीरियड था, वो जो एक क्षण था, उस क्षण से लेके आज तक हम लोग साथ में काम किए। और उनका एक ध्येय था कि वो समाज में, देखिए, सब लोग आर्थिक रूप से लोगों को का उत्थान चाहते हैं। वो चाहते थे कि शिक्षा से उत्थान हो, और शिक्षा जो सुधार देता है वो सुधार समाज एक्सेप्ट करता है और बहुत दिनों तक टिकाऊ रहता है। यही कारण है कि हर्षू जी के साथ जो भी लोगों ने काम किया वो आज तक उनसे जुड़े हुए हैं। एक विचार है, और हर्षू जी को तो सब लोग चेंबूर का शिल्पकार कहते हैं। शिल्पकार इसलिए कहते हैं कि जब वो 1952 में मुंबई आए और चेंबूर में आए तो यहाँ पर स्कूल नहीं थे। आज जितने भी आपको स्कूल दिख रहे हैं, और यहाँ से लोग पैदल चलकर सायन जाते थे पढ़ने के लिए। मैंने एक बार उनसे पूछा भी था कि मैं तो बहुत छोटा था उनसे, लेकिन पूछा कि इतनी शिक्षा बढ़ा रहे हैं हम लोग, लेकिन युवकों को काम मिलेगा या नहीं। तो उन्होंने कहा शिक्षा मिलेगी तो सब होगा। तो उस समय चेंबूर हाई स्कूल बन रहा था, जवाहर विद्या भवन उठ रहा था, गोवंडी एजुकेशन सोसाइटी की नींव पड़ी थी और वो सनातन धर्म के लिए काम शुरू हुआ था। तो इतनी सारी संस्थाओं, सिर्फ वो विवेकानंद के साथ कहेंगे कि आपने कि विवेकानंद के लिए थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने सारे जितनी यहाँ पर एक हब क्रिएट किया, एजुकेशनल हब चेंबूर को बनाने का काम हर्षू जी ने किया। हर्षू जी ने जहाँ शिक्षा का काम किया, वहीं उन्होंने जो सिंधी भाई लोग थे चेंबूर कॉलोनी, वहाँ पर जो विस्थापित लोग आए थे, उनके पुनर्वसन के काम के लिए उन्होंने बहुत काम किया और वहीं से उनका नेतृत्व डेवलप हुआ। जैसा मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन मुझे किशन छावरिया जी ने बताया था। दूसरी बात ये थी कि काम करते करते मैं उन दिनों आईएएस की तैयारी कर रहा था। तो उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? हमने कहा कि मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं अमेरिकन लाइब्रेरी और ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाता था। तो हर्षू जी को एक अर्बन डेवलपमेंट पर बहुत काम करने की इच्छा थी, जैसे स्लम था, पानी की समस्या हो, झोपड़पट्टी की समस्या हो। आज भी मैं जब उनके भाषण का संकलन
इकट्ठा कर रहा था विधानसभा में, तो मैंने देखा कि जितने भी भाषण हैं उनके, वो सारे या तो स्लम डेवलपमेंट पे हैं, या रोड डेवलपमेंट पे हैं, या सिटी के डेवलपमेंट पे है, या फिर अन्य प्रशासनिक विकास के लिए है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, और वो मुझे उन्होंने कहा कि आप ये कर ही रहे हैं तो आप ये भी कीजिए, तो मैं जुड़ गया उनसे, और उसके बाद से लगातार उनका संपर्क रहा मुझसे। फिर वो जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में लग गया धर्मयुग में, तो फिर अपना संपर्क थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर वो मेरे घर पे आते थे। वो ये था कि उस चेंबूर तो उस समय उतना विस्तारित था नहीं, यहाँ पे स्लम्स ज़्यादा थे। मुंबई में ऐसे भी 60% स्लम ही था, आज भी है, थोड़ा बहुत कम हुआ है। लेकिन जो उनकी कल्पना थी कि सिटी के कंजेशन को कैसे कम किया जाए, साउथ मुंबई का जो कंजेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने एक काम किया कि वो BKC की स्थापना की उन्होंने, कि एक ऐसा सिटी का मॉडल लाया जाए जहाँ पर कि सब कुछ आ जाए, मतलब ट्रांसपोर्ट आ जाए, तो सारे बाज़ार वहाँ आ जाए। और BKC की वही कल्पना आज भी चल रही है, लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। लेकिन उनकी इच्छा थी कि सारे बाज़ार जो दक्षिण मुंबई में वहाँ पर आ जाए, ताकि दक्षिण मुंबई का जो भीड़ भाड़ बढ़ा है वो कम हो जाए। उसके अतिरिक्त उनकी एक इच्छा थी कि हाउसिंग पर उनका बहुत ध्यान था, हाउसिंग पे सबको घर, ये वो। आज भी जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो भाग है, वो जो उसका सूत्र है वहाँ से मिलता है। और मुझे खुशी है कि उस चीज़ को आज की सरकार भी अपना रही है। आज देखिए, फ्री घर देने की बात कभी नहीं थी, लेकिन अब उसके पीछे भी एक कंसेप्ट था कि स्लम्स के जो लोग हैं वो बहुत ही अजीब तरह से रहते हैं। तो उनका कहना था कि सबको एक सूत्र में नल, पानी, नाले, सड़क, ये सारे कुछ की व्यवस्था हो। और आप देखेंगे कि उनके भाषणों में मैंने देखा है कि वो एकदम माइन्यूटली किसी चीज़ को पकड़कर उस पर काम करते थे। उसके बाद वो विधायक तो 3 बार बने यहाँ से चेंबूर के, और मेरा ये कहना है कि मुंबई शहर एक 3 बार किसी को चुनता नहीं है, लेकिन वो अकेले व्यक्ति थे जो 3 बार, एक उत्तर मुंबई में राम नायक हुए और फिर हशु अडवाणी हुए, जिनको लोगों ने 3 बार चुना। और ये खुशी की बात है कि अपना एक पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी जिसको बोलते हैं कि एकदम स्थायित्व लाना, वो उस तरह से काम करते थे। एक्चुअली देखें तो हशु जी तो युवा थे जब चेंबूर आए थे, तो उन्होंने सबसे पहली संस्था बनाई चेंबूर कॉलोनी युवक मंडल। उसमें सारे युवकों के लिए काम होता था। आज भी बुक बैंक, वहाँ पे जिम है। आज जो रोचीराम थदानी स्कूल है, वो डेफ एंड डम का कंसेप्ट, उसकी भी एक कहानी है कि उनके पास एक महिला बार आती थी, और हम लोग ऑफिस में बैठे रहते थे तो वही बोलते रहती थी कि हमारा बच्चे का क्या होगा, ऐसा वैसा। उनके मन में एक दिन कंसेप्ट आया कि क्यों नहीं इस पे काम किया जाए। और हुआ ये कि उस समय की सरकार ने कुछ ऐसा प्रावधान किया था जिसको उन्होंने पकड़कर उस संस्था का गठन किया, और गठन करने के बाद आज हशु अडवाणी स्पेशल एजुकेशन, ये मुझे लगता है कि मुंबई में 2 या 3 ही ऐसे कॉलेज होंगे। ये शिक्षा के प्रति उनका जो एक नज़रिया था वो बिल्कुल अलग था। आप यही समझो कि आप विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी में बच्चा क्रेच में जाता है और PG पोस्ट ग्रेजुएट बन के निकलता है, ऐसी कोई संस्था पूरे महाराष्ट्र में नहीं। मैं महाराष्ट्र के कई जगहों में गया हूँ, सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में काम किया है, लेकिन ऐसी संस्था कहीं नहीं है। और उसके बाद खासियत ये कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम पारदर्शिता है। शिक्षक भी हैं, तो आप कोई बच्चा अगर अनुशासित, जैसे हम लोग का, मैं तो अपनी कहानी बताता हूँ, मेरा छोटा भाई पढ़ता था, उसका बटन खुला था ऊपर का, तो टीचर आए, उन्होंने डांटा नहीं उसको, उसका बटन बंद कर दिया। यानी इस तरह का एक साइकोलॉजिकल बच्चे को ट्रीट करना और उसको एक अच्छा नागरिक बनाना, ये कंसेप्ट जो है ये सिर्फ विवेकानंद में है। आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, या फिर आपकी इंटेलिजेंस या एजुकेशन, ये सारा जो एक आयाम है शिक्षा का, वो सारा समाहित है वहाँ। ये हम लोग पत्रकार हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है कि हशु जी पत्रकार भी थे। सिंधवासी करके एक अखबार निकलता था फोर्ट से, वहाँ नियमित लेखन करते थे। वो सिंधी भाषा में भी था, और सिंधी भाषा को देवनागरी में लिखकर फिर अंग्रेजी में लिखना, ये काम वहाँ होता था। तो हशु जी ने करीब 2-3 साल वो काम किया, और काम करने के बाद ये करते हुए फिर उनकी पूरी इच्छा हो गई शिक्षा की तरफ, और वो फिर शिक्षा में जुड़ गए। मेरा अनुभव ऐसे तो बहुत है, जैसे आज के नेताओं के बारे में कहें तो जब वो
महाराष्ट्र के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ ही आ रहा था मंत्रालय से, तो माटुंगा के पास उनकी गाड़ी को किसी ने पीछे से टक्कर मार दी तो वो गाड़ी उन्होंने खड़ी कर दी। आरटीओ वाले ने देखा उनको, तो उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया और वो उनका ये लाइसेंस लाओ उन्होंने अपना दे दिया। देने के बाद वो जो सामने वाला था वो आकर वो इनके ऊपर ही बोलने लग गया कि आप कैसे गाड़ी चलाते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा आपको जो फाइन करना है कीजिए, लेकिन आपकी गलती है, आप इसको मानिए। तो वो नहीं माना, तो उन्होंने कहा ठीक है, पुलिस आरटीओ को कहा कि आप ये काम कीजिए। आरटीओ ने तब तक उनका वो लाइसेंस नहीं देखा था, ऐसे ही हाथ में था, उसने पढ़ा और उसने फिर उन्होंने कहा कि सर आप यानी अंतिम कोई आज नेता हो तो पहला परिचय ये देता है कि मैं ये हूँ और मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, कानूनी प्रक्रिया को चलने दिया। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये व्यक्ति अपना फेवर भी अपने से नहीं ले सकता, वो अपनी बड़ाई खुद भी नहीं करते और दूसरों को ये उनके साथ तो रहने वाले लोग थे इसलिए प्रभावित थे कि हसू जी इसका सादा जीवन था। आज भी हम लोग जब भी जाते थे खुद ही आके चाय बनाते थे, वो चाय बनाकर हम लोग को पिला देते थे। तो हम लोग कहते भी थे कि हम बनाते हैं, बोले अरे तुम लोग रोज़ बनाते हो, आज मैं बनाता हूँ, हमारी चाय पियो। तो इस तरह का कई ये था। जैसे रात के समय कहीं लेट हो गई हम लोग को कोई मीटिंग से आते हुए, तो वो सबको घर छोड़ते थे। मैं सबसे लास्ट में उतरता था कि चेंबूर हमारा था, तिलक नगर, कन्नमवार नगर, ट्रॉम्बे, उसको छोड़ते हुए आते थे। और एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि कोई अगर आपको बुलाए कि 9 बजे जाइए, भले आप ना जाएं लेकिन 12 बजे ज़रूर जाएं, लेकिन जाएं, उसको खुशी होगी कि कोई मेरे कहने पे आया। इस तरह की इस प्रतिबद्धता जो समाज के प्रति थी उनकी, वो तो अतुलनीय है। हसू जी के जीवन से ये सीख लेनी चाहिए, खास करके आज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, एक ईमानदार प्रयास होना चाहिए। ये इसके वो प्रतीक हैं। और चेंबूर का शिल्पकार उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने कई दिशाओं में, मैं एक नाम भूल रहा हूँ, एक मिनिस्टर थे कांग्रेस की सरकार में, तो उन्होंने मुझे, मैं जब उनसे बात करने गया तो उन्होंने कहा कि सर कि मिश्रा जी आप नहीं जानते। हमने कहा क्या जानूं? तो बोले जलगांव में जो हमारा वाटर पंप का जो टांकी है ना शहर की, वो इनकी वजह से ही बना, हसू जी की वजह से बना, क्योंकि हसू जी ने वो प्रश्न उठाया था और उठाने के बाद वो सरकार ने सैंक्शन किया और वो पानी की टांकी जलगांव शहर की, आज भी वो व्यक्ति बोलता है, कहीं उन्होंने जिक्र भी किया है इसका। इसी तरह से आपको बताऊं कि चेंबूर पुलिस स्टेशन एक 3-4 कमरों में था, पानी की समस्या थी, वहाँ पानी नहीं था। तो हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की, तो हसू जी ने कहा कि आप धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है, ये सब मत कीजिए, हम देखते हैं। उन्होंने मंत्रालय में जाकर वो प्रश्न को अर्बन इसमें उठाया। उठाने के बाद वो 1 साल के अंदर तो चेंबूर पुलिस स्टेशन की दशा दिशा सब बदल गई 1 ही साल के अंदर। तो एक सोच थी उनकी, चाहे वार्ड ऑफिस हो, मनपा हो, माडा के गठन में तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें कि घर का चटाई क्षेत्र जो है, आप शायद पता होगा आपको कि एफएसआई उस समय बहुत कम था, 0.5 में क्या बनेगा अगर 100 का 0.5 क्या होता है, कुछ नहीं। तो जब वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बने तो उन्होंने जितने चैरिटेबल संस्थाएं थी, एजुकेशनल, हॉस्पिटल, म्यूनिसिपल बोल रहा हूँ, मेडिकल, उनका उन्होंने एफएसआई बढ़ा दिया। एफएसआई बढ़ाने से क्या हुआ कि जो स्कैटर्ड डेवलपमेंट हो रहा था वो वर्टिकल होने लगा और ज़्यादा जगह मिला, ज़्यादा सेवाएं मिली। आज जस लोग भी देखिए कितना ये है, उसका कारण भी वही है। आज भी लीलावती वगैरह जो बन रहे हैं उसी फ्रेमवर्क पे बन रहे हैं। तो ये कहने का मतलब कि एक देन है, इसलिए हसू जी को भुला नहीं पाएंगे लोग। आज कितने भी 262 शायद छात्र थे जब वो शुरू हुआ था, आज 26,000 स्टूडेंट हैं। वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, वो एक वाइब्रेशंस जिसको बोलते हैं ना, एक आत्मा से जुड़ाव होना, ऐसा जुड़ाव उनका इस समाज से था और इसलिए वासु जी जैसे लोग अमर ही रहेंगे। यह वर्ष 2025 हसू जी का शताब्दी वर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष है। इस पर स्वामी विवेकानंद स्कूल में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। सप्ताह भर का कार्यक्रम है जहां छात्र छात्राएं हर तरह का की प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कई डिबेट्स का आयोजन किया गया है। तो मैं सभी चेंबूर वासियों से अपील करूंगा कि एक शिक्षा प्रेमी होने के नाते आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हों और अपने बच्चों को बताएं कि एक संस्था है जो सिर्फ गरीबों,
और वंचितों के लिए काम करती है। वहाँ पर पढ़ने वाले सारे बच्चे भले वो इसमें आते हैं, अवरोध बनकर आते हैं, लेकिन आज विश्व के कई संस्थाओं में ये काम कर रहे हैं और यही बड़ी देन विश्व विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी की है।